मेरी आवाज कटे तो मुझे बताना। देखो घर पे मैंने वाईफाई मोबाइल का यूज किया हुआ है, मतलब अच्छा आता है, लेकिन फिर भी कभी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है। हाँ, योगिता आ गई। चलो अब शुरू करो। देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बीएमएस फर्स्ट ईयर का पार्ट है ना। बीएमएस फर्स्ट ईयर का पार्ट है क्या? आयुर्वेद का इतिहास, जो कि सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए। मतलब आयुर्वेद से पहले हमको किसका नॉलेज होना चाहिए? आयुर्वेद से पहले किसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है? इतिहास का। आप में से एक सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों को। अब जब आप सभी लोग, तो हम पढ़ेंगे अब आयुर्वेद का इतिहास। पेज नंबर 83 सबको निकाल लिया? आप सबने निकाल लिया पेज नंबर 83? चलो ठीक है। एक यार ये लोग, फिर मैसेज कर देता हूँ कोई सो रहा हो उसके लिए कि भाई क्लास लाइव है, ज्वाइन करो। आज पूजा कहाँ गई? अच्छा पूजा तो बड़ी बीजी। अब वो पूजा पीजी में सेलेक्ट हो गई, वो आए नहीं आए उसके लिए चलता है ना। आप लोग भी जब पीजी में सब सेलेक्ट हो जाओगे, फिर से क्लास ज्वाइन करोगे ना। अरे ऐसे ही, फीस नहीं लूंगा मैं आपसे किसी से। थोड़ी बहुत ले लूंगा दक्षिणा, किसी को क्लिनिकल सीखना होगा तो। चलो युक्ता इतनी देर हाँ नहीं बोल रही थी, पता नहीं क्या फीस ले लेती। हाँ हम तो बस हमेशा एक दिन की बात नहीं है, ठीक है ना। सीखने वाले के लिए वेलकम। कृष्णो लोको ही बुद्धिमताम आचार्य चतुश्च बुद्धिमता, तो आपको समझना है, ठीक है। अब हम आगे शुरू करते हैं। वैदिक वाङ्मय के कितने खंड हैं? शुरू करें, ठीक है। देखो जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं बोलूंगा नहीं, हाईलाइट करूँ, ठीक है। मैं जो बोलूँ मार्क करो, हाईलाइट करो, वहां पर मार्क ब्रैकेट लगाना, गोला मार लेना, जो आपको साथ में लगे, ठीक है। तो ये सिर्फ मार्क करना है, ठीक है। इसको मतलब ऐसे हाईलाइट वाईलाइट नहीं करना, ठीक है, पढ़ना है। वैदिक वाङ्मय के चार खंड हैं: संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांत, ये चार खंड है वैदिक वाङ्मय। अब इसमें से देखो एक चीज आई वेदांग, ठीक है ना। तो वेदांग कितने हैं? वेद के अंग, ठीक है ना। वेदांग मतलब वेद के अंग छह। बस ये ध्यान रखना, छह। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेद में से एक अलग निकलता है क्या? ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। जो कि आजकल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसको, और कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी की वजह से जिंदगी काटते हैं। काटते हैं ना कुछ लोग। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी के भरोसे बैठे रहते हैं, उनकी जिंदगी उसी पे चलती है। सही बोल रहा हूँ ना? एस्ट्रो। चलो आ जाओ। अब है प्रमुख वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। इन वेदों के उपवेद देखो। एक है रीति। आपने रीति सुना है? तो ऋग्वेद से याद रखना धनुर्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद से क्या याद रखोगे? धनुर्वेद। यजुर्वेद से स्थापत्य वेद, तो यस, यस याद रखना, ठीक है। सामवेद, सामवेद से गंधर्ववेद, साग। फिर अथर्ववेद का आपको पता ही है कौन सा? अथर्ववेद आयुर्वेद का, आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। लेकिन उपांग कौन बोलता है? आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग कौन बोलता है?
अब आ जाओ आगे। ये याद रखना है। और आयुर्वेद को पंचम वेद किसने बोला, ये मार्क करना, ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। आयुर्वेद को पंचम वेद किसने बोला, काश्यप ने बोला, ठीक है। क्वेश्चन टेस्ट में तो आएगा ही सही आपके लिए, आपको सोल्व करने के लिए। अब हम एक एक वेद पढ़ते, उस एक वेद की 3 लाइनें हैं, देखो आप, बहुत इजी, छोटा सा है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो, देव उपाश्रय, युक्ति उपाश्रय चिकित्सा का संकेत मिलता है, और हमने चरक में पढ़ा देव युक्ति उपाश्रय। फिर त्रिदोषवाद का संकेत जो अपने आयुर्वेद में चलता है, कुल औषधियां, ये याद, क्वेश्चन ये आता है, ऋग्वेद में कितनी औषधियां, और आज की तारीख में कितनी की नीड है, आज की करंट एरा में कितनी औषधियों की नीड है ट्रीटमेंट के लिए। 67 से ज्यादा तो नहीं चाहिए, 20, ओनली 20 मेडिसिन आज की तारीख में इस दुनिया में जो सबसे प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध व्याधियां हैं जितनी भी, उन सभी व्याधियों की चिकित्सा के लिए क्या काफी है, 20 औषधियां काफी है। ये 67 तो बहुत सारी है, पर बस आपको हेतु लिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हेतु और लिंग त्रिसूत्र में से औषधि बहुत कम काम करेगी, मतलब औषधि बहुत कम होगी तो वो काम करेगी, बहुत कम काम नहीं करेगी, आप उल्टा समझ लोगे, है ना। औषधि बहुत कम होगी क्वांटिटी में और क्वालिटी में, तो भी काम करेगी, बस आपको त्रिसूत्र में हेतु और लिंग आना चाहिए, यही मेन है, ठीक है। तो ये याद रखना, कुल 67 औषधियों का 67 पे मार्क कर लेना, ठीक है, 67। उसके बाद यजुर्वेद, ठीक है ना। तो यजुर्वेद में क्या बोल रहा है, त्रिदोषवाद का स्पष्ट संकेत मिलता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्श बलास श्वतु श्लीपत हृद रोग कुष्ठ आदि रोगों का निवारण खौले मिलता है। इसमें एक लाइन लिख लो, मणियों द्वारा औषध प्रयोग, मैंने पीडीएफ भेजी हुई क्या, शुभजीत वेलकम। गोविंद पारिक का हिस्ट्री वाला पार्ट चल रहा है, पेज नंबर 83, पेज नंबर 83। हिस्ट्री वाले नोट्स भेजे थे कि मैंने पीडीएफ भेजी थी कि हिस्ट्री वाली पारिक की, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा। किस किस के पास नहीं है हिस्ट्री वाली पीडीएफ, मीनाक्षी जी वेलकम। रमन ग्रुप में भेज, इसकी युक्ता है ना, हिस्ट्री हिस्ट्री वाले पूरी पीडीएफ है ना आपके पास, कहाँ पड़ी, भेज दो ग्रुप में, ताकि बाकी लोग उसको देखें, मैं देखूँ, टाइम लगेगा, बाकी मैं भेज दूँ। ठीक है, मैं भेज दूँगा, ठीक है। फिर एक पेज का नहीं, एक सेकंड, इसका एक पेज और लेकिन, अरे ये नहीं, अरे ये नहीं कोमल, मैंने करेक्ट करा हुआ है, लिखा हुआ है, वो वाली बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ भी भेज दो। 1 सेकेंड, रहने दे, मैं कर रहा हूँ, रहने दे। मैंने मेरी पीडीएफ, मेरी पारिक वाली पीडीएफ स्कैन करी हुई है, वो मैं शेयर करूँ, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक पेज बता पाता हूँ था, ये हो गया सेव। अब मैं शेयर कर रहा हूँ आपको ग्रुप में, ठीक है, आ गया।
ये आप सब सेव कर लेना, ठीक है। इसके हिसाब से आपके करेक्शन कर लेना, ठीक है। ये मैंने हिस्ट्री और पदार्थ दोनों भेज दिया, आई थिंक दोनों है क्या? हो गई, आ गई, ग्रुप में आ गई। पदार्थ विज्ञान भी मैंने भेजा हुआ है ना। ठीक, शायद भेजा, आ गई ग्रुप में। अब उसमें आप फर्स्ट पेज ओपन कर लो आपका, ऐसा लगेगा आपको मेरी बुक से पढ़ रहे हो आप, ठीक है। उसको ओपन करके देख लेना, ठीक है। इसमें लिखा है मणियों द्वारा औषध, बिल्कुल 81 औषधियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। अथर्ववेद, अथर्वन ऋषि के नाम से नाम पड़ा। पर्याय क्या है इसका? आंगिरस वेद। क्वेश्चन आता है अथर्ववेद या आंगिरस किसका पर्याय है, तो आंसर जाता है किसका? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करना है। आंगिरस ही आपको मार्क करना है। उसके बाद क्या है? अथर्वांगिरस वेद, ब्रह्म वेद, बृहवीरो वेद, चंदो वेद, भेषज वेद। भेषज वेद किसको बोलेंगे अब बताओ आप। आपको कोई पूछे नॉर्मली कि आपके चार वेदों में से कौन सा भेषज वेद है, आप सोचोगे आयुर्वेद का उपवेद मतलब कौन सा? अथर्ववेद ही है, ठीक है। तो भेषज वेद और आंगिरस वेद ये दोनों ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाओ नीचे, पढ़ता हूँ मार्क मत कर। इसकी 9 शाखाएं हैं। पेपलाद, तोद, मोद, शोनकीज, जाजल, जज्जल, जल, जजल, ब्रह्मवाद, देव, देवदर्श और चारण वेद। इसके बाद 5 कल्प सूत्र है। कौशिक, वेतान, नक्षत्र कल्प, आंगिरस कल्प और शांति कल्प छोड़ देना। अब आता हूँ त्रिदोषवाद का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। अब्र शब्द से कफ, ये याद रखना है। अब्र शब्द से कफ, सूक्ष्म से पित्त का ग्रहण किया गया है। हरित, रजत, अयस शब्द से पित्त, कफ और वात का संकेत है। प्रत्येक दोष को 3-3 भेद किए गए। पित्त को मायु, मार्क कर लेना, इसको ब्रैकेट लगाना। अब्र से कफ, सूक्ष्म से पित्त का ग्रहण किया गया। फिर ये याद रखना है, पित्त को मायु और कफ या आम को बलास। इसीलिए मैंने कफ और आम को आपको बताया ना, कफ इज इक्वल टू, अरे बोला है क्या, कफ इज इक्वल टू आम इज इक्वल टू, हाँ, कफ और आम एक ही चीज से काम करते हैं, ठीक है ना? आप ध्यान रखना, ठीक है। एक सेकंड, चलो अब आ जाओ। अब आगे क्या है? शरीर, हाँ आपने ये पढ़ा है क्या, वात के 5 भेद? ये तो पढ़ा है, तो ये उसमें चरक में भी आता है, इसमें भी आता है। अब आ जाओ, वैश्वानर चूर्ण कहाँ सुना आपने? कभी नाम सुना है कि वैश्वानर चूर्ण? किस चीज ने नहीं सुना? वैश्वानर चूर्ण का प्रयोग कहाँ कराते हैं? अग्निमान्य में करते हैं ना। तो ये बोल रहा है शरीरस्थ अग्नि को वैश्वानर कहा, क्यों? क्योंकि वो अग्नि को बढ़ाता है, इसलिए वैश्वानर चूर्ण, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, शरीरस्थ अग्नि का क्या नाम है? वैश्वानर। माफ कर देना। पुरुष के सार को मधु, ये भी याद रखना है, पुरुष के सार को मधु। धातु के सार को किस क्या कहा है? धातुओं का सार क्या है? सिंपल। कोई पूछे रोजस्तो तेजु ना धातु नाम, धातुओं का सार क्या है? ओजस्तो तेजु धातु नाम शुक्रांता नाम परम स्मृतम। क्या है? धातु का सार ओज है, ठीक है ना। और पुरुष का सार मधु है, लेकिन हम पढ़ते हैं स्नेह सारो एवं पुरुष है, ठीक है। अब जरस रक्त आदि धातुओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, नहीं जो आगंतुक लोगों के लिए रोग व आश्रय शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद शपथ्य व बारू भी रोग, भी रोग के भेद किए गए, शापत्य और बारूणी, ठीक है। शपथ्य को किस कैसे बना? शपथ्य रोग कैसे होगा? आहार निमित्त, ये ब्रैकेट लगाना। शपथ्य को आहार निमित्त एवं बारूणी को शापादि निमित्त बोला है, ठीक है। अब आ जाओ,
नीचे कुष्ठ, वित्रति, मूत्राघात, उन्माद, राजक्षमा, अश्मरी, अर्बुद, छर्दी, मद, मूर्छा व क्लेप आदि रोगों का उल्लेख मिलता है। पढ़ना है, छोड़ देना है, ठीक है। सकमा शब्द का प्रयोग विषम ज्वर के लिए किया गया है। क्रमियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। सूर्य व अग्नि को क्रमिनाशक बोला है। आपको भी पता है, कोई भी चीज धूप में रखते हैं ना, अगर उस पर फंगस वंगस लग जाए तो होता है ना क्रमिनाशक, होता है। अब आ जाओ, तो यही है, सूर्य और अग्नि आग पर जलाते हैं। अरे किसी चीज को आग पे गर्म करते हैं ना, दूध को, सिंपल चलो, दूध को एक बार गर्म करके रख देते नहीं फटता है ना, वो ठंडा ही छोड़ दो, वो फट जाएगा 1-2 घंटे में, 3 घंटे में फट जाएगा। तो वही गर्मियों में तो जल्दी फट जाता है। तो अग्नि व सूर्य को क्रमिनाशक बोला, इसीलिए क्योंकि अंदर का वायरस बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है, क्रमि नष्ट हो जाता है। स्त्री जननांगों में योनि, गविनिका। अच्छा, गविनिका वैसे होता क्या है, आप क्या समझते हो गविनिका से? यूरेटर्स? अरे यूरेटर्स होगा गविनिका। गर्भाशय छेदन द्वारा प्रसव का संकेत मिलता है, मतलब ये एलएससीएस आ गया। एलएससीएस का वर्णन मिला, ठीक है। अब आ जाओ, स्थावर जांग विषयों का तथा जनपदोदंश का भी संकेत मिलता है। देखो नाम वर्णन नहीं आता, लेकिन संकेत मिल गया। शुक्र व नाड़ियों का भेदन करके निर्वीर्य, मतलब यहाँ पर क्या आता है, ये क्या है ये बताओ। शुक्र व नाड़ियों का भेदन करके निर्वीर्य बनाना क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन। और इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न में टर्म क्या है इसकी? ट्यूबेक्टोमी। वेसोक्टोमी। हाँ, तो वेसोक्टोमी, क्योंकि शुक्र व नाड़ियाँ क्या है, वहां से डिफरेंस, वहां पर वेसोक्टोमी करते हैं। अब आज औषधि अब वनस्पति शब्दों का प्रयोग मिलता है, मगर वनस्पति और विरुद्ध का नहीं। 4 प्रकार के पढ़े थे ना हमने चरक में, आया था ना, वनस्पति, वानस्पति और विरुद्ध और औषध। अब आया इम्पोर्टेंट, वनस्पति का पिता कौन है? वनस्पति का पिता अंतरिक्ष, माता पृथ्वी, मूल समुद्र है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। औषधियों का उद्गम स्थान भूमि में, भूमि को श्रेष्ठ बताया, ठीक है ना। अब औषधियाँ कहाँ से होगी, आप बताओ, सिंपल भूमि से ही होगी, ठीक है ना, ठीक। हवा में से तो होगी नहीं। अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट, यार याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रयोग वेद से, इस पेज में ये भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रयोग वेद से औषधियों के 4 प्रकार बताए, आथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और मनुष्यजा, ये 4 है, ठीक है। उसके बाद कुल 289 औषधियों का वर्णन मिलता है, ये ध्यान रखना है। सभी की औषधियां याद हो गई, बताओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद नहीं आया ना? अरे सामवेद आया कि नहीं आया? नहीं आया। सामवेद का वर्णन इन्होंने किया ही नहीं था, ठीक है ना। अथर्ववेद में 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। फिर अथर्ववेद में 20 कांड, ये याद रखना है। प्रयोग वेद से 4 प्रकार की औषधियां, आथर्वणी, आंगिरसी, देवी और मनुष्य, ये इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद का अधिकांश वर्णन, सॉरी, 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद का अधिकांश वर्णन द्वितीय कांड में, क्वेश्चन आएगा कि अथर्ववेद के किस कांड में आयुर्वेद का वर्णन मिलता है, या आयुर्वेद का अधिकांश वर्णन मिलता है, आंसर क्या जाएगा, द्वितीय कांड, ठीक है। अब आ जाओ आगे, काल। देखो ये बोल रहा है वैदिक काल। अच्छा, वेद यहाँ पर ऐसे बोला है कि 400 से 6000 ईसा पूर्व, क्या बोला है? अब ईसा पूर्व समझ गए ना, ईसा पूर्व का मतलब क्या, तो मुझे बताएगा। हाँ तो मैंने 1000 किसका बोला था, अग्निवेश का बोला था। 1000 बताया था आपको, 1000 अग्निवेश का था।
तो उससे कितने साल पहले ये आया बताओ? ऋग्वेद। देखो 4 से 6,000, उसमें से 1,000 कम कर दो, 3,000 से 5,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद आया, तो सबसे पहले क्या आया इस दुनिया में? वेद आया, ऋग्वेद, ठीक है ना। फिर अथर्ववेद 1500 ईसा पूर्व, मतलब चरक संहिता से या अग्निवेद से कितने साल पहले? केवल 500 ईयर। ठीक है ना, 500 ईयर एगो आया, ठीक है। अब आ जाए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सुश्रुत। तो यहाँ आता है आद्य या वृद्ध सुश्रुत। तो सुश्रुत दो थे, मैंने आपको सुश्रुत वाला कंसेप्ट बताया था कि सुश्रुत दो आते हैं, वृद्ध सुश्रुत और आद्य सुश्रुत आते हैं क्या, या फिर वृद्ध सुश्रुत और केवल सुश्रुत, बताया क्या? हाँ, देखो, इसीलिए मैंने बोला ईसा का जन्म हुआ ना, सुन लेना, ईसा के जन्म के पहले आएगा वो कौन होगा? अब बताओ मुझे, पहले ये समझ जाओ, आपको याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। वृद्ध सुश्रुत होगा। ईसा के जन्म से पहले कौन आएगा? वृद्ध सुश्रुत। और ईसा के जन्म के बाद कौन आएगा? केवल सुश्रुत या आदि सुश्रुत, ठीक है ना। ये छोटा सुश्रुत। अब आ जाओ, देखो, तो लिखा है आद्य सुश्रुत या वृद्ध सुश्रुत है 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व। इसका मतलब जो वृद्ध सुश्रुत आया था वो किसके पैरेलल था? चरक संहिता के, मतलब अग्निवेश के पैरेलल था ना। मतलब अग्निवेश के पैरेलल, तो यहाँ पर 1000 से 1500 है, तो आप समझ जाओ कि वो 1000 से 1500 रेंज आएगी, ठीक है। वो 1000 देगा या 1500 देगा, ठीक है। अब आया, अब बताओ सुश्रुत किसका शिष्य था? सुश्रुत किसका शिष्य था? अरे, धनवंतरी का। तो धनवंतरी का काल क्या होगा? सेवन। तो इसके ब्रेक एक बार क्वेश्चन आया था, अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन क्या आया था मैं बता देता हूँ। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था कि काशीराज दिवोदास धनवंतरी का काल, और ऑप्शन में था 2350, आंसर गया था, क्या गया था? 2350 ईसा पूर्व, याद रहेगा? लिख लिया मैंने, लिखा हुआ है, इसीलिए इसको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये कहीं ऑथेंटिक रेफरेंस से लिया गया था। आपको यह याद रखना है 2350, ठीक है। अरे, समझ लिए ना। देखो एक बात बताऊं आपको मैं, यहाँ पर ऐसे क्यों आ रहा है, ये रेंज क्यों आ रही है 1000 से 1500? आद्य शिशु के बदले इतनी रेंज क्यों दी है? 500 साल की रेंज क्यों है बताओ? 500 साल की रेंज क्यों बताई? क्योंकि पहले जो, हाँ, क्योंकि आपको पता है वहां चरक संहिता सूत्रस्थान में क्या आया था पहले चैप्टर में, कि उनकी पहले खुद आस्था जगी, किसमें? आयुर्वेद में। आयुर्वेद के अंदर पहले खुद की उन ऋषियों की आस्था जगी, फिर उन्होंने उस आयुर्वेद का सेवन करके दीर्घायु प्राप्त करी करी और उसके बाद उन्होंने उसको फैलाना शुरू किया, समझ गए? अरे वो तो था लाइफ, 400 साल था। ऐसा नहीं 400 साल में डेथ हो जाएगी, आप रसायन का सेवन करो। वहां क्यों लिखा है, इतना ऑथेंटिक क्यों लिखा है वहां पर कि इस रसायन का सेवन करने से आयु 1000 साल हो जाएगी, इस रसायन के सेवन करने से 10,000 हो जाएगी, लिखा है ना। तो वहां पर वो ऐसे ही नहीं लिखा है, क्योंकि वो ऋषि जिंदा थे इतने टाइम तक, उन्होंने सेवन किया तब जाके ये चीज आई, समझ गए? समझ गए? इसीलिए वहां पर उन्होंने बोला, वहां आया था इसीलिए कि उनकी आस्था दृढ़ हुई। आया था ना चलो सुनने में कि पहले खुद आयुर्वेद में आस्था दृढ़ की, उन्होंने अपनी आयु दीर्घ करी, फिर जाके उसको आयुर्वेद को, फिर उनको ध्यान चक्षु से छठ पदार्थों को देखा, फिर वो आयुर्वेद को प्रचार किया। इतनी कहानी थी वो। तो वो कहानी ऐसे नहीं थी कि आप 100 साल में मर गए, 200 साल में मर गए, ऐसा नहीं था। वो ऋषि मुनि कई साल तक जिंदा रहते थे,
क्योंकि ये ऋषि मुनि क्या करते थे, तप करते, क्या करते थे, तपस्या। और तपस्या कोई 1-2 साल 100 साल की तो होती नहीं, वो हजार साल तक चलती है। तो वो उनकी तपस्या की वजह से वो दीर्घायु व्यतीत करते थे। ठीक है, अब आया अग्निवेश। अग्निवेश किसके पैरेलल चल रहा है, आत्रेय के। अब बोलो आत्रेय का काल भी क्या होगा, अग्निवेश का 1000 से 1500, ठीक है ना, 1000 से 1500 ही चलेगा, ठीक है ना। तो ये अग्निवेश का काल हो गया, आत्रेय का काल। आत्रेय गुरु तो थोड़े से पहले आए हो भाई, गुरु थे शिष्य थे, तो ये मान लो 200-300 से मतलब 1000 से 1500 की रेंज मान लो, ठीक है ना। अब आएगा चरक। देखो अब है चरक, सेकेंड से थर्ड क्षति ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब कितने साल, सेकेंड और थर्ड क्षति, क्षति लग गया ना पीछे कोमल, क्षति मतलब 100। हाँ, तो ईसा से कितने साल पहले चरक आया, 200 से कितने साल, 200 से 300 साल पहले आया। अब मुझे बताओ, है ना, इसी के साथ क्या आया, सुश्रुत आया। अब ये जो थर्ड क्षति वाला सुश्रुत है, ये कौन सा सुश्रुत है, ये कौन सा सुश्रुत है, छोटा वाला, ठीक, आद्य सुश्रुत। तो ये लिखा है थर्ड क्षति, इसको लिख लो 2 to 3 AD, लिखो AD लिखो। ये कब आया, ये किसके बाद आया, ये चरक के बाद आया, चरक के साथ नहीं है। देखो यहाँ लिखा है ना सेकेंड क्षति, तो ये ईसा पूर्व काट देना, तो ईसा पूर्व लिखा है ना, सुश्रुत के बाद सेकेंड क्षति ईसा पूर्व, इसको काट के केवल ये लग लो सेकेंड से थर्ड क्षति। तो क्षति का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर 100 से 200 300, 100 200 300, यहाँ पर 200 का मतलब क्या है, केवल 200 का मतलब ईसा के बाद, मतलब 80, क्या लगेगा, 80 लगेगा, क्या लगेगा। तो इसका मतलब अब मुझे बताओ, जो ऊपर चरक लिखा है, चरक लिखा है सेकेंड से थर्ड क्षति ईसा पूर्व, और सुश्रुत लिखा है थर्ड क्षति या सेकेंड टू थर्ड एडी, इनमें कितना गैप हो गया, कितने साल का गैप है चरक और सुश्रुत में, बताओ। नहीं, यही गलत है, मैंने ईसा पूर्व कटवा दिया आपको अभी, मैंने ईसा पूर्व कटवा दिया, अब ईसा का जन्म हो गया है, अब ईसा का जन्म हो गया है। देखो यहाँ लिखा है ना, चरक 2 से थर्ड क्षति ईसा पूर्व, ईसा से पहले, ईसा का जन्म हुआ उससे 200 से 300 साल पहले जन्म हुआ चरक का। अब आज जन्म हो गया किसका, ईसा का। आज से 200 साल बाद, आज से 200 से 300 साल बाद कौन पैदा हो रहा है, सुश्रुत। समझ गए, अरे रटना नहीं है, कोई रट लेगा इसको तो पागल है, रटने की क्या जरूरत है, ये तो स्टोरी है, इसको कोई रटने की जरूरत पड़ती है। वैसे तो इस दुनिया भर में किस किस के बर्थडे याद रहते हैं आपको, उसका बर्थडे है, उसका वो आया, उसका, अरे भाई कोविड में तो क्या तूफान मचा दिया। समझ गए क्या, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है 2 to 2 AD लिख लेना, सुश्रुत के पीछे क्या लिख लेना ब्रैकेट में, 2 to 3 AD। अब चल रहा है एनो डोमिनी, इसी को हम केवल शताब्दी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंचुरी। अब ईसा पूर्व हट गया, अब केवल ईसा के पूर्व में वापिस शुरू हुआ, 1 साल 2 साल से 100 साल, तो 100 साल होते ही क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेंचुरी। समझ गए, कोई फर्स्ट सेंचुरी बोले मतलब ईसा के बाद, ठीक है ना, और कोई बोले क्या, BC, तो ईसा से पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। समझ गए, अरे बड़ा खतरनाक है ये, याद नहीं होता है, बहुत इजी है ये, अब इजी हो गया। अब आ जाओ, अब बताओ, सुश्रुत आ गया, अब कौटिल्य आया, कौटिल्य भी इसके साथ चल रहा है ना, सुश्रुत के साथ चल रहा है ना कौटिल्य। अब ईसा का जन्म हो चुका है, अब जो भी आचार्य आएगा वो कब आएगा, ईसा के जन्म के बाद आएगा। समझ गए, अब हम सब जो भी पढ़ेंगे, जो भी काल पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, एनो डोमिनी में पढ़ेंगे, एडी में पढ़ेंगे, किसमें, BC गया,
80 आ गया। अब देखो पढ़ रहे हैं। तो कौटिल्य 3rd शताब्दी, मतलब ये सुश्रुत के साथ चल रहा है, कौटिल्य सुश्रुत के साथ। अब आया दृढ़ बल। अब दृढ़ बल कब आया? 4th शती। इसका मतलब चरक से कितने साल बाद आया दृढ़ बल? बताओ। सिंपल, 400 ये हो गए और उधर 300, 200, 300, मतलब 600, 700 साल बाद आया चरक से। कौन? इसीलिए तो संहिता का क्या हो गया था? इसीलिए क्या हो गया था चरक संहिता का? अरे खंडन हो गया था, वो टूट गई थी, बिखर गई थी। संहिता टूट गई थी, बिखर गई थी इधर उधर पांडुलिपियां। फिर किसने? दृढ़बल ने उसका संपूर्ण किया। अरे बहुत कुछ किया, शोधन संस्करण सब किया उसने। दृढ़बल ने तो सब कुछ किया, फिर शिव जी की कृपा से। अब आ जाओ, अब आगे क्या है? अगला है नागार्जुन। अब बताओ, नागार्जुन आया ना, 4 to 5 ब्रैकेट में लिखा है मैंने 4 to 5, तो 4 to 5 लिख लेना ब्रैकेट में। 4 to 5 80। या फिर अब आया सुश्रुत का, ये नागार्जुन कौन कौन था? हाँ, ठीक है, समझ में आ गया, शुभ समझ में आ गया। नागार्जुन, ये नागार्जुन कौन है? सुश्रुत का प्रतिसंस्कृता कौन है? करो सही। नागार्जुन ने क्या किया था? अरे सुश्रुत का प्रतिसंस्कृता कौन था ये बताओ। नागार्जुन। तो ये कौन सा नागार्जुन है? सुश्रुत का प्रतिसंस्कृता करने वाला। जबकि अगर रस नागार्जुन नाम आएगा तो वो रस शास्त्र वाला होगा, शुभ। अगर रस नागार्जुन आया तो वो स्पेसिफिक रस बोल दिया उसके आगे, वो कहाँ जाएगा? रस शास्त्र के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये आया नागार्जुन, इसने क्या किया था? सुश्रुत का प्रतिसंस्करण किया था। सुश्रुत भी बिखर गई थी बेचारी, टूट गई थी, खंडित हो गई। अब आया कौन? तीसरे नंबर पे कौन आया भाई? वाग्भट। कौन सा वाग्भट? 3 वाग्भट थे। 3 वाग्भट थे ना, रस वाग वृद्ध वाग्भट, लघु वाग्भट और रस वाग्भट। बताओ। अब बोलो, वृद्ध वाग्भट का काल क्या है? 6th century AD। लघु वाग्भट का काल क्या है? 7th century AD। वृद्ध वाग्भट का 600, वृद्ध वाग्भट का 700। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, 600 और 700 को कितना होता है? ये किसका हो गया? रस वाग्भट। मतलब रस शब्द समुच्चय लघु वाग्भट और रस वाग्भट को जोड़ने के बाद जो काल आता है वो रस रत्न समुच्चय का काल है। समझ गए? समझ गए? वेरी गुड। हाँ, युक्ता ने मेहनत करी, देखो लिखो। 7, 6, 13, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं है ना? वाग्भट को लेके कोई डाउट नहीं है ना? वाग्भट का काल याद हो गया, वाग्भट की टीका याद होगी, सॉरी वाग्भट की बुक्स याद होगी। लघु वाग्भट ने अष्टांग संग्रह लिखी, फिर अष्टांग हृदय आई, फिर रस रत्न समुच्चय आई, बात खत्म। ठीक है, तो वाग्भट की पूरी कहानी खत्म होगी, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं आगे। ये है अष्टांग संग्रह, है ना। वृद्ध भागवत मतलब अष्टांग संग्रह, लघु भागवत मतलब अष्टांग हृदय। तो ये मैंने लिखा हुआ रस रत्न समुच्चय के राइटर है रस भागवत, जो 13th century में आया, ठीक है। फिर भट्टार, हमने चरक में पढ़ा था, भट्टार कब आया? 6th century में। अरे चरक के कितने दिन बाद आया? चरक के कितने साल बाद आया ये? 800-900 साल बाद आया। चरक के 800-900 साल बाद आया। और दृढ़ बल के कितने साल बाद आया? 200 साल बाद आया। अरे दृढ़ बल से 200 साल बाद आया, समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे भाई शुभ, शुभ, ऐसे हिस्ट्री नहीं पढ़े मेरे को तो, मैं तो पढ़ा के निकल लेता अभी। रीड करना था ना मुझे। माफ करो,
अरे ऐसे तो मार्क करवाते हैं वो लोग, रस बाग का 6 सेंचुरी, ऐसे मार्क करवा देते हैं, कुछ मतलब नहीं है। सुबह समझ में आया क्या कि दृढ़ बल के बाद भट्टार कितने साल बाद आया? अरे यार भूल गया। और क्लास में रेगुलर है भाई, क्लास में, लाइव क्लास में रेगुलर रहना है स्ट्रिक्टली। जब ड्रीम बड़े हो तो आपकी मेहनत भी उतनी बड़ी होनी चाहिए, आपका डेडिकेशन भी उतना बड़ा होना चाहिए। अब मैं सोचो आप, मैं कितना स्लो पढ़ा रहा हूँ यार, स्लो नहीं है क्या ये? इससे स्लो पढ़ा हूँ क्या? बोर हो जाओगे आप लोग। और स्पीड बताऊंगे, स्पीड मेरी स्पीड देखिए ना आप लोगों ने। मेरी स्पीड थी तब तो इन लोगों ने क्लास ही छोड़ दी थी, मुस्कान रमन ने क्लास छोड़ दी थी कि हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा ये स्पीड। याद है मुझे। रिग्रेट मत करो, गुरु दक्षिणा दो, कल्याण हो जाएगा। अपने आप कल्याण हो जाएगा। चलो भिक्षाम दे। चलो आ जाओ। बट्टा रविचंद्र 6 सेंचुरी है। अब आ जाओ आगे। क्या आया? स्वामी कुमार, ठीक है। तो स्वामी कुमार आया 7th। 7th। अब बताओ मुझे, बट्टार ने क्या लिखी थी चरक पे, बताओ। बट्टार ने चरक पे क्या लिखी थी? बताओ तो जल्दी। मैंने कहा था ना हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र है तो क्या करेगा? न्याय करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? न्याय। तो चरक न्यास, याद रहेगा, चरक न्यास। उसके बाद स्वामी कुमार। स्वामी कुमार ने कौन सी लिखी 7th सेंचुरी में, कोई बताएगा? न्याय ही आएगा, लेकिन पीछे क्या आएगा? न्याय पंजिका, कौन सी? बोलो बोलो। लिख लिया? इधर लिख लो, स्वामी कुमार के पीछे एरो लगा के लिख लो, न्याय पंजिका, लिख लिया? लघु वाग्भट। लघु वाग्भट 7th शताब्दी। लघु वाग्भट कौन सा है? अरे अभी बताया ना लघु वाग्भट, वापिस बता रहा हूँ। अष्टांग हृदय 7th सेंचुरी। माधव, माधव निदान। अच्छा बताओ, माधव निदान का दूसरा नाम कोई बता सकता है क्या? माधव निदान का दूसरा नाम क्या है? रोग विनिश्चय। क्या है? क्या है? रोग विनिश्चय। अरे याद करना है, ये याद, पता है इसी क्वेश्चन आता है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, और इससे टफ नहीं आएगा, ये इसी टाइप का आएगा। तो माधव निदान 7th सेंचुरी। अब आगे आ जाओ। लिखो नीचे, नीचे लिखो वृद्ध काश्यप। लिखो वृद्ध काश्यप। लिख लिया? 6th सेंचुरी। लिखा क्या? वृद्ध काश्यप। यार मैं 3 बार बोल रहा हूँ, वृद्ध काश्यप 6th सेंचुरी, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अगला। अब लिखो, मैं बता रहा हूँ, रस नागार्जुन, इसके नीचे लिखो रस नागार्जुन। जो कि शुभ शुभ बोल रहा था, रस नागार्जुन लिखो, रस नागार्जुन का काल 8th सेंचुरी। लिखा? 8th सेंचुरी लिखा? ठीक है।
अब आ जाओ 9वीं सेंचुरी, ऊपर चलते हैं अगले पेज पे ऊपर। ठीक है, जेजट, वृंद माधव और आषाढ़ वर्मा। क्या क्या? वृंद माधव, जेजट और आषाढ़ वर्मा, इन लोगों ने 9वीं सेंचुरी में जन्म लिया। इनका काल क्या था? 9वीं सेंचुरी। तो जेजट की कौन सी टीका है बताओ? निरंतर पद व्याख्या, ज ज ज 3 बार आ रहा है। निरंतर पद व्याख्या निरंतर आ रहा है ना, ज ज ज। अब जब वृंद माधव ने क्या लिखा? कोई बता सकता? सिद्ध योग संग्रह। क्या है? सिद्ध योग संग्रह वृंद ने लिखा, ठीक है ना, इंपोर्टेंट है। अब आषाढ़ वर्मा ने चरक पे क्या लिखी? कौन सी टीका है चरक पे? आषाढ़, मैंने बोला था आषाढ़ महीने में क्या करते हैं? परिहार। क्या करते हैं? अरे अभी आने वाला है श्रावण के बाद, या आषाढ़ निकल गया? बताओ, आषाढ़ निकल गया है आएगा? आषाढ़ के बाद आता है श्रावण, निकल गया, आपने परिहार रखा। चलो, आषाढ़ वर्मा की परिहार रखा। अब आ जाओ 10th सेंचुरी के 4 लोग। कितने लोग? बोलो। 4, 5, 5 कितने? 5। 10th की कितने? नहीं, 5 कर लो, 5। मैं बता रहा हूँ आपको एक एक्स्ट्रा। तो ठीक है, पहला है क्या? गयदास, फिर आया चंद्रट, फिर आया तीसटाचार्य, फिर चंद्रनंदन, फिर तीसटाचार्य, और एक आता है ब्रह्मदेव। क्या आता है? वेरी गुड, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव का काल भी क्या है? 10वीं सेंचुरी। लिख लिया? ऊपर पेज के टॉप पे लिखना, इधर मत घुसाना। पेज के जेजेट के ऊपर लिखो, जेजेट से ऊपर, जेजेट से ऊपर लिखो, या इधर जगह हो रस नागार्जुन के नीचे तो वहां लिखो। लिखा? ब्रह्मदेव 10वीं शताब्दी। लिख लिया? इसने क्या लिखी थी टीका, वो भी लिख लो, इसके एरो लगा के लिखो। ब्रह्मदेव ने क्या लिखी थी? सुश्रुत पर टिप्पणी, सुश्रुत संहिता पर इसने टिप्पणी लिखी। क्या लिखी? टिप्पणी लिखी, ठीक है। क्या लिखी? टिप्पणी सुश्रुत संहिता पर। अब बात, एक तो टीका होती है, एक टिप्पणी होती है भाई, वो टीका टिप्पणी करते रहते हैं ना। चला जाए, अगला है, अगला क्या है? चक्रपाणी। क्या है? चक्रपाणी, 11वीं शताब्दी। अच्छा, 11वीं शताब्दी में कितने आचार्य आए? लॉजिक लगा, कितने कितने आचार्य थे 11वीं शताब्दी में? एक थे कि दो थे कि तीन थे? जो मेन मेन है, बाकी तो बहुत सारे आए होंगे, पर दो मेन आचार्य थे जो 11वीं शताब्दी में थे। कौन कौन? अब लॉजिक लगाना। मैं बोल रहा हूँ चक्रपाणी दत्त 11वीं शताब्दी का है। अब बताओ कौन होगा 11वीं शताब्दी का ही? कौन होगा इनका गुरु? चक्रपाणी के गुरु का नाम क्या था? और चक्रपाणी के पिता का नाम क्या था? चक्रपाणी के पिता का नाम नारायण दत्त। मैंने बोला था ना, नारायण के हाथ में क्या है? नारायण के हाथ में क्या है? चक्र है। कभी गलत नहीं होगा। चक्रपाणी के पिता का नाम कौन है? नारायण। ठीक है, तो याद रहेगा। अब बताओ नरदत्त ने कौन सी टीका लिखी थी? बड़े काम क्या कौन करता था? बड़े काम, बताओ अब कौन सी टीका है? अरे राजा भोज। हाँ, हेमचंद्र लिख लो, वो आएगा। बृहद पंजिका? नहीं 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 नहीं, बृहत तंत्र प्रदीप। क्या है? बृहत तंत्र प्रदीप। मैंने बोला था ना बड़े काम। बृहद पंजिका किसने लिखी थी? गयदास ने। बृहद पंजिका गयदास ने लिखी।
जबकि बृहत तंत्र प्रतीप किसने लिखी? बृहत तंत्र प्रतीप किसने लिखी? नर ने। बड़े काम कौन कर रहा था? नर। तो नरदत्त ने क्या लिखी? और अभी ये किसने बताया? हेमचंद। हेमचंद 11th सेंचुरी का राजा भोज भी 11th का लिख लेना, ठीक है? जब आएगा तब भी पढ़ लेंगे। युक्ता ने बता दिया। और मेन आचार्य यही है दो, ठीक है ना? अच्छा, हेमचंद्र का दूसरा नाम क्या है? युक्ता। हेमचंद्र का दूसरा नाम बोलो। हेमचंद्र का सेकंड नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ हेमचंद्र, निघंटू शेष। क्या है? निघंटू शेष। लिखो। चलो मैं बताता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। बता दूं? अरे जहाँ लिखा हुआ है वो जगह बता दूं क्या? लिख, पेज नंबर 229 निकालो। पेज नंबर 229, तारीख का ही। निकाला? मिला नीचे? प्रमुख निघंटु और उनके रचनाकार युक्ता। अरे आप देख रहे हो कि सो रहे हो? मिला क्या? अभिधान चिंतामणि निघंटु शेष हेमचंद। इसीलिए मैंने एक ट्रिक लिखवाई थी, कोई बताया? हेम की चिंता लिखवाई थी ना? हेम की चिंता पढ़ाया था कि अभिधान चिंतामणि आए तो क्या जाएगा? हेमचंद्र जाएगा। जबकि रानी का चूड़ा, अभिधान चूड़ामणि आया तो क्या जाएगा? राज निघंटु जाएगा। पढ़ा है ना? अरे लेजी हो रहे हो यार कुछ। आप लोग बिल्कुल भी मतलब रेस्पॉन्स नहीं करो। मैं पढ़ा मेरे, अगर पाप काटना है तो मैं काट दूंगा। पाप काटने में कोई दिक्कत नहीं, मैं निपटा दूंगा फटाफट करा के। तो अभिधान चिंतामणि निघंटु शेष हेमचंद्र का 11th सेंचुरी, द्रव्य गुण संग्रह चक्रपाणी का 11th सेंचुरी। और वहां एक साथ लिखा हुआ है इसलिए मैंने नहीं बताया। हेम की चिंता क्या है? और रानी का चूड़ा याद रहेगा। रानी का चूड़ा क्या है? राज निघंटु हेम। अभिधान चूड़ामणि कंफ्यूजन किसमें होता है? अभिधान चिंतामणि और अभिधान चूड़ामणि में। इसलिए मैंने कराया रानी का चूड़ा, मतलब राज निघंटु के लिए क्या जाएगा? अभिधान चूड़ामणि। और हेम की चिंता मतलब हेमचंद्र के लिए जाएगा अभिधान चिंतामणि, उसी का नाम क्या है? निघंटु शेष। हो गया? आप मेरी एनर्जी बहुत खर्च करवाते हो यार, सच बता रहा हूँ। बहुत एनर्जी जाती है आप लोगों की। 3 बार 5 बार चिल्लाना पड़ता है एक ही चीज के लिए। क्या करें? चलो अब आ जाओ। तो इसमें पढ़ता हूँ वापिस। गयदास ने कौन सी किताब लिखी? न्याय चंद्रिका, बृहद पंजिका और चरक संहिता में लिखी थी चरक चंद्रिका, ठीक है ना? जो मैं पढ़ा चुका हूँ चरक संहिता के इतिहास में। न्याय चंद्रिका, बृहद पंजिका और चरक संहिता पर चरक चंद्रिका लिखी किसने? गयदास ने। लिख लिया? गयदास के पीछे लिख लेना। अब आ जाओ चंद्रट। चंद्रट कौन था? सुश्रुत संहिता का पाठ शुद्धि करता, ठीक है? अब आ जाओ चंद्रनंदन। छोड़ दो, इससे कुछ नहीं लिखा। लिखा हुआ याद नहीं करना। तीसटाचार्य, तीसटाचार्य की बहुत इंपॉर्टेंट टीका आती है या किताब आती है, चिकित्सा कलिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। कि 63 में क्या लिखी? चिकित्सा कलिका। बोलो। लिख लिया? 10वीं शताब्दी के पीछे लिख लो चिकित्सा कलिका। यार मैंने देखो, मैंने पोस्टमार्टम किया हुआ है बुक का।
मेरी बुक देखो आप, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यू शुड डू हार्ड। पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाओ आगे। क्या आया? चक्रपाणी की कौन कौन सी मेन किताब है चक्रपाणी की? चरक संहिता पर बोलो, आयुर्वेद दीपिका, फिर शिशु संहिता पर भानुमति, और एक मेन बुक और कौन सी चलती है चक्रपाणी की? चक्रदत्त। तीन ही तो बहुत फेमस है, बाकी और आएगी जो द्रव्य गुण संग्रह भी लिख लो, लिखो। ये तीन लिख लिया, चक्रदत्त, भानुमति, आयुर्वेद दीपिका, और द्रव्य गुण संग्रह भी लिख लो। क्या लिखोगे? द्रव्य गुण संग्रह लिख लिया। चार बुक लिखो। अब जब डलन, डलन ने एक ही काम किया था जो सबसे बढ़िया किया था, निबंध संग्रह लिखी थी शिशु संहिता पे। तो डलन का काल, वंगसेन का काल और सोडल संहिता, तीनों का काल क्या है? 12वीं शताब्दी। ठीक है ना? तो डलन ने 12वीं शताब्दी में निबंध संग्रह टीका लिखी शिशु संहिता पर। वंगसेन, वंगसेन का दूसरा नाम क्या है? चिकित्सा सार संग्रह, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। वंगसेन की मेरे पास है, मेरे पास है वंगसेन संहिता। आप में से किसी के पास है? नहीं होगी। बड़ी मुश्किल से तो हम 100-200 रुपए की किताब लेते हैं, सोचते हैं उसके लिए भी कि ये 200 रुपये की किताब है, इस पर भी डिस्काउंट मिल जाए 20-30 रुपए। ये बेटा मेरा चिकित्सा सार संग्रह, ठीक है ना? चिकित्सा सार संग्रह वंगसेन संहिता का दूसरा नाम है। और ये शोडल, शोडल संहिता 12वीं शताब्दी, इसने एक, ये शोडल निघंटु है वैसे तो शोडल निघंटु का दूसरा नाम क्या है? गुण संग्रह निघंटु। लिखो, लिख लिया, गुण संग्रह निघंटु। क्या नाम है? गुण संग्रह निघंटु लिख लिया। अरे कौन आया नया? मोक्ष आ गया क्या? प्रीति, अरे प्रीति वाह, मोक्ष तो आया नहीं। देश में है क्या प्रीति? देश में बोलेगी मैं कहाँ? कहाँ? अकेला? यार मैं भूल गया, मेरे को बोला नहीं उसने, मैं बाइक की चाबी दे देता उसको, कैसे छोड़ा उसने तेरे को? अब आ गया था। सोडल निघंटु 12वीं शताब्दी, गुण संग्रह निघंटु। मैं पढ़ा रहा हूँ गोविंद पारिक 85 पेज में, 85 पेज में, गोविंद पारिक में 85 में बीचों बीच चल रहा हूँ मैं भी। ठीक है ना? अब रिकॉर्डिंग से लेना तुम सीरियसली, हिस्ट्री वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, इस तरह से हिस्ट्री को आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की। फिर मैं पता है मुझे पूरी दुनिया का, क्योंकि आपको हिस्ट्री याद होनी नहीं है, कभी नहीं होगी हिस्ट्री याद। 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और कोई भी एग्जाम हो हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई सा भी एग्जाम हो 101% आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे उसमें। और कुछ भी नहीं है इसमें, टीका का नाम, टीकाकार का नाम, टीका का काल, बस यही चलता है। टीकाकार, टीका का नाम और उसका काल, और कुछ नहीं। तो यही आते हैं 2 क्वेश्चन। और ये बच्चों जैसे 3 पेज देखो, ये 3 पेज, इन 3 पेज को याद कर लो। 2 क्वेश्चन फ्री के हैं आपके, वरना पता ही नहीं चलता। पूरी शुश्रु चिकित्सा पढ़नी पड़ती है। नोटिस किया आपने? पूरी शुश्रु चिकित्सा पढ़नी पड़ती है और 1 भी क्वेश्चन नहीं आता। ऐसा हुआ ना इस साल कि पूरी शुश्रु संहिता के 40 चैप्टर पढ़े और 1 भी क्वेश्चन नहीं आया। मैंने बोला था ना बीच में क्लास में, मैंने बोला था ना क्लास में बीच में, कि शुश्रु चिकित्सा कई बार स्किप कर देते हैं पूरी की पूरी, बनाते ही नहीं है क्वेश्चन वहां से। और इस साल देखो बना ही नहीं क्वेश्चन। अब बताओ, ये 40 चैप्टर पढ़ो 1 क्वेश्चन आए, और ये आप 4 पेज पढ़ लो 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। संस्कृत में पढ़ लो 4 क्वेश्चन रिसर्च के,
16 पेज थे रिसर्च के, कितने क्वेश्चन आए थे? 5। आपको वहां प्रायोरिटी और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलना है कि आपको कहाँ मेहनत करनी है, ठीक है ना। सुश्रुत को पढ़ना है, मैं नहीं मना कर रहा, लेकिन उसको उस वेटेज के हिसाब से पढ़ना है। सुश्रुत सूत्र अच्छे से पढ़ना है, सुश्रुत निदान बहुत बहुत अच्छे से, शारीर भी बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 1 से 28 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है बस। मेजर अगर 30 क्वेश्चन आए तो 25 26 27 क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे, जो भी मैंने बोला। 27 30 में से 25 26 क्वेश्चन तो वहीं से आ जाएंगे। वो बच्चे में 4 क्वेश्चन आप कर लो, पहले वो 26 तो करो, इसलिए करना है। अब आ जाओ 13 सेंचुरी। तो देखो 13 सेंचुरी में कितने आचार्य आए बताओ? 5 के 4 6 आए, ठीक है। 3 और 3 6, कितने हैं? 6 आचार्य, ठीक है। इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं अभी आपको, अभी सब सब याद हो जाएंगे आपको, सबके काल याद कराऊंगा मैं, ठीक है। मैं सबके काल आपको याद कराऊंगा, वैसे मैं आपको भेजूंगा ये वाला करना, पर आप अभी पहले याद रखना क्या। वैसे अगर आप सही में इस तरह से समझ के पढ़ोगे ना, आपको कोई ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको याद हो जाता है, बस आप क्वेश्चन करो, इनको बार बार पढ़ो, ठीक है। अब आ जाओ 6, देखो शारंगधर, अरुणदत्त। शारंगधर ने पेशित संहिता, पेशित वाली दिखी ना, पेशित कल्पना वाली, तो शारंगधर संहिता आती है जो लघुत्रय का पार्ट है, ठीक है ना। शारंगधर संहिता ने शारंगधर ने शारंगधर संहिता लिखी। अरुणदत्त, अरुणदत्त ने एक महान काम किया, क्या काम किया बताओ? सर्वांग सुंदरा लिखी, अष्टांग हृदय संग्रह, अष्टांग हृदय। और अब लिखो सर्वांग सुंदरी। सर्वांग सुंदरी किसने लिखी? लालचंद्र वैद्य ने लिखी। किस पे लिखी? किसने लिखी और किस पे लिखी? सर्वांग सुंदरी, सर्वांग सुंदरी और सुंदर राम, हाँ। सर्वांग सुंदरी माधव निदान पर लालचंद्र वैद्य ने टीका लिखी। अब आ जाओ हेमाद्री। हेमाद्री ने किस पे टीका लिखी? 13 सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमाद्री ने किस पे टीका लिखी? अष्टांग संग्रह पे। किस पे लिखी? या हृदय पे? चलो ये याद रखना आप तो। हेमाद्री ने लिखी आयुर्वेद रसायन। किस पे लिखी? आयुर्वेद रसायन। और लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था चतुर्वर्ग चिंतामणि के लेखक कौन? लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था चतुर्वर्ग चिंतामणि का राइटर कौन है? एमडी 2022 आया था, तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, ठीक है। चतुर्वर्ग चिंतामणि वाला। तो आयुर्वेद रसायन कोमा चतुर्वर्ग चिंतामणि के लेखक कौन है? हेमाद्री। अब इंदु, इंदु ने तो इस पूरे अष्टांग हृदय पर सबसे फेमस टीका कौन सी है? अष्टांग हृदय पर सबसे फेमस टीका यही है। अष्टांग हृदय पर सबसे फेमस टीका यही है। कौन सी? शशिलेखा, जो इंदु ने लिखी, ठीक है। 13 सेंचुरी। अब आया निश्चल कर। 13 सेंचुरी रत्न प्रभा टीका किस पे लिखी बताओ? इसने रत्न प्रभा टीका लिखी, किसके ऊपर लिखी? चक्रदत्त। चक्रदत्त आया था 11 सेंचुरी में, लेकिन इन्होंने 13 सेंचुरी में उस पर टीका लिखी। याद रखना है चक्रदत्त क्या है। अच्छा, चक्रदत्त एक एक बुक है, एक संहिता है, या फिर एक ग्रंथ है, या फिर एक टीका है बताओ? चक्रदत्त एक ग्रंथ है चिकित्सा का, या एक टीका है? बोलो, चक्रदत्त टीका है क्या? चक्रदत्त चक्रपाणी की एक, भाई सही रे, यही तो गलत है। चक्रपाणी की चक्रदत्त टीका नहीं है, चक्रदत्त ने खुद एक बुक लिखी चिकित्सा की। वो चिकित्सा का ग्रंथ क्या है? उसका नाम क्या? चिकित्सा ग्रंथ का शुभ चक्रदत्त, ठीक है ना। तो चक्रदत्त कोई टीका नहीं है, चक्रपाणी की एक खुद की किताब है। देखो खुद की किताब का मतलब मैंने हर संहिताओं से खुद से लिखी। और एक होता है टीका, टीका का मतलब क्या होता है?
टीका का बेसिक मीनिंग क्या है कि भाई कोई संहिता है, उसके अर्थों को खुद खुद ने जो समझा, खुद ने जो इंटरप्रिटेट किया उस टाइम, उस करंट टाइम पीरियड में उसने जो इंटरप्रिटेट किया, जो समझा एकदम डिटेल में, उसको उसने लिख दिया उस श्लोक के नीचे, वही है। समझ गए? टीका में क्या होता है भाई, वो हर चीज को डिफाइन कर देता है कि ये इसका मतलब ये समझूंगा मैं, ये एक्चुअल में ये होता है। अब वो क्रिटिक नहीं बोल सकते, आलोचना नहीं, उस पर उसने कमेंट्री, क्या होता है कमेंट्री, टीका का क्या बोलते हैं कमेंट्री। जैसे मैच चल रहा है, मैच चल रहा है, विराट कोहली की फॉर्म अच्छी है खराब है, उस पर कमेंट्री करते हैं ना आकाश चोपड़ा, कि ये कोहली वैसे है वैसे है, अभी तक इसने इतने 100 मारे, इसने ये सेंचुरी मारी, पिछली बारी में इन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए, ये चल रहा है वो चल रहा है, वो कमेंट्री है ना। कोहली तो वैसे खेलेगा, अच्छा खेलेगा बुरा खेलेगा, उस पर डिटेल में कमेंट्री करेगा कि वो एक रन बनाएगा लेकिन उसके पीछे वो पूरी रामायण गाएगा, या एक सिक्स मारेगा उसके पीछे पूरी रामायण। समझ गए ना टीका मतलब, उसको डिस्क्राइब करना पूरा डिटेल में, आगे पीछे की कहानी, उसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन की क्या समझ रहा है। ठीक है। जबकि निघंटु का मतलब क्या होता है, निघंटु का मतलब, मैं दोनों वर्ड मत बता रहा हूँ, निघंटु का मतलब क्या, टीका का मतलब। लिखो निघंटु का अर्थ क्या है, हम पढ़ते हैं ना भाव प्रकार निघंटु, के दे निघंटु, है ना। लिख लिया निघंटु का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? निघंटु का अर्थ है शब्द का सूक्ष्म विवेचन। क्या है? शब्द का सूक्ष्म विवेचन, कंसाइज फॉर्म, शब्द का सूक्ष्म विवेचन करना, वो है निघंटु। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वाचस्पति। तो वाचस्पति ने किस पर टीका लिखी ये बताओ पहले, माधव निदान पर, किस पर? माधव निदान पर। तो वाचस्पति ने माधव निदान पर आतंक दर्पण टीका लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारे इस पेज में से क्वेश्चन हर साल फिक्स है। ये दो, ये दो पेज एक क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, एक से दो तीन भी आ सकते हैं, कभी कभार चार आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक से दो क्वेश्चन फिक्स है इन दो पेज से। अब इन दो पेज को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हो तो आपकी मर्जी। ठीक है। इस साल जो 80 पेज पढ़ के गया था ना, 1 से 80, उसके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। जिसने 80 पेज पढ़े होंगे, पेपर देखा मैंने कहा यार ये पूरे 80 पेज में से क्वेश्चन है, इजी इजी वाले, 1 to 80 पेज में से। ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब पढ़ रहे हैं 15th सेंचुरी, 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में एक आचार्य आया था, कौन? आडमल। कौन आया था? आडमल। आडमल ने किस पे टीका लिखी? शारंगर। शारंगर आया 13 में, उसके बाद डायरेक्ट 14 सेंचुरी में। शारंगर किसी को समझ में नहीं आई, शारंगर बोला कि मैं तो 32 चैप्टर में निकाल के निपटा देता हूँ। तो फिर इसने आडमल ने बोला कि मैं थोड़ा डिटेल करता हूँ, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आडमल ने दीपिका टीका लिखी शारंगर पर। अच्छा, आयुर्वेद दीपिका कहाँ है? आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी वाली, चरक संहिता पर। आयुर्वेद दीपिका बोलो तो चरक संहिता पर चक्रपाणी ने लिखी, चक्रपाणी आचार्य है, चरक संहिता पर लिखी, ठीक है ना। जबकि मैं बोलूँ दीपिका किस पे है तो शारंगर पे, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ शिवदास सेन, एक 15वीं शताब्दी का। और जिस टीका के पीछे तत्व लग जाए, किससे वो लिख, तत्व लिख के डॉट डॉट लिखो बस, तत्व के पीछे डॉट डॉट कुछ भी भर सकते हो आप, वो किसकी टीका है? शिवदास, ठीक है। अब अगला है, अगला क्या है? भाव प्रकाश टोडरानंद। तो टोडरानंद और भाव प्रकाश ने 16वीं शताब्दी में टीका लिखी। और अभी मैंने बता दिया भाव प्रकाश की क्या, भाव प्रकाश निघंटु और भाव प्रकाश संहिता दोनों। टोडरानंद की क्या है मुझे नहीं पता। नरसिंह कविराज 17वीं सेंचुरी, ठीक है ना।
क्या लिखी थी नरसिंह कविराज ने? इतना याद रखना आएगा नहीं। अब आ जाओ त्रिमल भट्ट 17th सेंचुरी, और लोलिम्ब राज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। कौन? लोलिम्ब राज। क्या लिखी है इसने 17th सेंचुरी में, जो जो बहुत फेमस है? लोलिम्ब राज की बुक कौन सी है? वैद्यक जीवन, ओब्लिक लिखो वैद्यावसन, लिखो लिखो लिखो। वैद्यक जीवन, ओब्लिक चमत्कारी चिंतामणि, ओब्लिक वैद्यावसन, ये 3 टीका है। तीनों नाम एक ही है, तीनों बुक का नाम एक ही है, वैद्यक जीवन, विद्यावसन या चमत्कारी चिंतामणि, तीनों नाम एक ही है। ये किसने लिखे? लोलो मिराज ने लिखे। अब बताओ चतुर्वर्ग चिंतामणि बोलो, चतुर्वर्ग चिंतामणि कौन? हेमाद्री। चमत्कारी चिंतामणि कौन? लोलिमराज। और अभिधान चिंतामणि कौन? अभिधान चिंतामणि हेमचंद। कौन? हेमचंद। याद रखना है तीनों क्वेश्चन, अभी कॉलम मिलान में आएगा आपके टेस्ट में। इस टेस्ट में आ सकता है कॉलम मिलान में, या किसी भी टेस्ट में आ सकता है। 100% आएगा ये टेस्ट में, ऐसे ही आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि बताओ आडम्बल टीका किस आचार्य ने लिखी, 4 ऑप्शन दे दिए। नहीं, ये आडम्बल ने किस पे टीका लिखी, ऐसे नहीं आना। सब क्वेश्चन कॉलम में आएंगे आपके, ये सभी क्वेश्चन एसेशन रीजन में आएंगे, ट्रू फॉल्स में आएंगे। ध्यान रखना है आप। अब मुस्कान बोलेगी श्लोक नहीं, इधर तो श्लोक है ही नहीं ना, तो आप कॉलम मिलाओ, आप ट्रू फॉल्स बताओ, ऐसे भी बना सकता हूँ मैं। चलो नहीं बता, क्वेश्चन आउट हो जाएंगे सारे, है ना टेस्ट में। मैं बोल रहा था चैलेंज कर रहा था, चैलेंज खा जाऊंगा मैं आप लोगों से, है ना। चलो, तो भाव प्रकाश 16वीं शताब्दी, टोटरानंद 16वीं शताब्दी, नरसिंह कविराज शताब्दी, ड्रीमल भट्ट शताब्दी, लोलिमराज शताब्दी, गोविंद दास सेन आया। सबसे फेमस आज की तारीख में चल रही है जो गोविंद दास 18th सेंचुरी, कौन सी टीका, एक कौन सी बुक? सिंपल, एक सबसे सुपर हिट बेचेज रत्नावली, इसकी है गोविंद दास सेन। अब आया गंगाधर, कौन सी सेंचुरी गंगाधर आए की? 19th सेंचुरी, अभी रिसेंट, अभी गोविंद दास सेन रिसेंट आए थे। तो गोविंद दास सेन 18th सेंचुरी, गंगाधर 19th। गंगाधर की सबसे फेमस टीका कौन सी है? जल्प कल्प तरु टीका, किस पे? बोलो, किस पे है? चरक पर। दूसरा, भास्करोदय ग्रंथ, बहुत अगला क्वेश्चन यही है एग्जाम का, अगले 2 साल 3 साल में एग्जाम में क्वेश्चन आना है। भास्करोदय ग्रंथ और आग्नेय आयुर्वेद के राइटर कौन है, बताओ। आएगा अगले 2 साल में ये क्वेश्चन, 99% बोल रहा हूँ मैं, बहुत तगड़ा बोल रहा हूँ मैं, कि भास्करोदय ग्रंथ और आग्नेय आयुर्वेद के लेखक कौन है? तो कौन है? गंगाधर राय। 3 याद रखना है, जल कल्प तरु सब बता देगा, कोई भी कर देगा, लेकिन भास्करोदय ग्रंथ, आग्नेय आयुर्वेद दोनों। अब आ जाओ ज्योतिष चंद्र सरस्वती, हमने पढ़ा था ना, क्या लिखा था? चरक प्रदीपिका, क्या लिखा? हमने पढ़ लिया चरक की टीका में, वापिस पढ़ रहा हूं। तो ज्योतिष चंद्र सरस्वती कौन सी टीका? चरक संहिता पर चरक प्रदीपिका लिखी, 20वीं शताब्दी। हारान चंद्र सुपर डुपर हिट, इस अगले 3 साल में ये वाला भी आ सकता है। हारान चंद्र 20वीं शताब्दी में सुश्रुत पर कौन सी टीका लिखी इसने? सुश्रुतार्थ संदीपनी, कौन सी टीका?
सुश्रुतार्थ संदीपनी। जो बोलेगा उसको याद हो जाएगा, जो नहीं बोलेगा उसको याद नहीं होना है, जो बोलता है वही याद होता है। अब आ जाओ बाबा। कौन आए थे? योगी बाबा आए थे ना। और वो क्या कर रहे थे? उपकार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उपकार। तो चरकोपस्कार, क्या? चरकोपस्कार, ठीक है। उपकार आया मतलब चरकोपस्कार याद रखना है, ठीक है ना। तो योगींद्र नाथ सेन, योगी बाबा, 20वीं शताब्दी में चरक का उपकार किया उन्होंने। क्या किया? चरकोपस्कार। अब मैं इनके काल की ट्रिक बोलता हूँ, बोलूं या पिक भेज दूं? पिक भेज दूं या बोल दूं? या पिक तो आ गई है आपके पास? पिक आ गई ना पीडीएफ में? ये रही। फिर भी बोलता हूँ, देखो। हमने सबसे पहले 36 शताब्दी पढ़ी थी, कौन सी? 6th सेंचुरी पढ़ी ना। तो 6th सेंचुरी में कौन कौन से आचार्य आए थे? 3। देखो बोली, क्या आए थे 6th सेंचुरी में? वृद्ध भागवत, भट्टार हरिश्चंद्र, और बस दो ही आए थे, सॉरी, दो, तीन नहीं आए थे, दो आए थे। तो भट्टार हरिश्चंद्र और वृद्ध भागवत आए थे। तो याद रखना, वृद्ध भागवत ने भट्टार को 6 छक्के मारे। छह, छह का मतलब क्या है यहाँ पर? छह का मतलब क्या? 6th सेंचुरी, याद रखना। जहां पर भी डिजिट आएगी, जिस ट्रिक में भी डिजिट आएगी, वो डिजिट क्या है? उसका काल है, ठीक है। तो डिजिट आएगी नंबर। तो वृद्ध भागवत ने या बूढ़े भागवत ने, बूढ़ा बोलना थोड़ा एथिकल नहीं है आयुर्वेद में। बूढ़ा बोलना गलत टर्म है, वृद्ध बोलो। तो वृद्ध भागवत ने भट्टार को 6 छक्के मारे। याद हो गया? बोलो, मन में बोलो, वृद्ध भागवत ने भट्टार को 6 छक्के मारे, मतलब वृद्ध भागवत और भट्टार का काल क्या? 6th सेंचुरी। अब आया 7वां, माधव निदान और लघु भागवत और बेल संहिता। क्या आता है? बेल संहिता। एक्चुअली में बेल का काल लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप याद रख लेना, ठीक है ना। स्वामी कुमार भी है, और वो इतना खास नहीं है, इसलिए स्वामी कुमार का भी आप देख लेना, या याद हो जाएगा वैसे भी इसके साथ। तो, तो माधव की लघु बेल कितनी? 7 रुपए की। कितने रुपए की? माधव की लघु बेल, माधव मतलब माधव निदान, लघु मतलब लघु भागवत, और बेल मतलब बेल संहिता। बेल मतलब वो वाली बेल नहीं, हम तो रुपए की बात कर रहे हैं। तो वो कितने की है लघु बेल? माधव की लघु बेल 7 रुपए की, याद रहेगा। अगला आ जाओ आषाढ़ में, 9th सेंचुरी। तो आषाढ़ में 9 बजे, आषाढ़ वर्मा, वृंद माधव और जेजर, तीन का आचार्य कौन कौन से? आषाढ़ वर्मा, वृंद माधव और जेजर, तीन है ना। ऊपर देखो पेज के टॉप पे मिला। तो आषाढ़ में 9 बजे, कितनी बजे? 9 बजे, वृंदा, वृंद माधव मतलब वृंदा, जेजर से मिली, ठीक है ना। याद हुआ? आषाढ़ में 9 बजे वृंदा किससे मिली? जेजर से मिली। अगला आ जाओ 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी में कौन कौन था? देखो, गयादास, इसका मतलब गाय आए, गया से क्या आएगा? गाय। चंद्र, चंद्रनंद तीसराचार्य, तो देखो लिखा, तीसराचार्य के बेटे चंद्रनंदन ने, कौन? तीसराचार्य के बेटे चंद्रनंदन ने चंद्रट को 10 गाय दी। यहाँ गाय से क्या है? गयदास, ठीक है ना। अब आ गया कौन सा? 12वीं सेंचुरी का 3 आचार्य, डल्लन, वंगसेन और शोडल। देखो बोली दिखा, डल्लन, वंगसेन और शोडल। तो डल्लन 12 वंग खाकर सो गए। यहाँ पर शो का मतलब क्या है बताओ? शोडल। क्या है? दलहन 12 वंग खाकर सो गए, मतलब शोडल, शोडल। और वंग का मतलब क्या है? वंग सेन, ठीक है ना। वंग धातु होती है ना, तो वंग सेन। अब आ जाओ 13 नंबर। इसमें बहुत सारे आचार्य, कितना है बताओ? 13 में कितने आचार्य थे? 6 थे ना। ओहो, लाइट गई। पता ही था मुझे, ये कभी भी दम तोड़ सकते। ठीक है।
मुझे दिखना चाहिए बस। तो अब याद रखना है 6 आचार्य। बोलो 13। 13 को कैसे लिखना है? डिजिट में लिखना है, ध्यान रखना है। 13 13 13 शुरू मत लिख देना वहां, है ना। 13 मतलब कैसे लिखना है? 13। फिर आ, क्या है? आ से क्या है? अरुण दत्त। क्या है? तेरा आईना है, तेरा आईना है शारंगर, वॉच इट, मतलब देखो। तो तेरा आ से क्या है? अरुण दत्त। ई से क्या है? इंदु। न से क्या है? ना से, ना से क्या है? निश्चल कर। कौन है? यही है। अगर आपका ट्रिक से गलत होगा, गलत इंटरप्रिटेट करोगे तो वो है ना। ना से क्या है बताओ? निश्चल कर, याद रखना। तो तेरा आईना है से क्या है? हेमाद्री। कौन? हे से हेमाद्री। फिर हे शारंगर, शारंगर संहिता। और वाच, वाच से क्या है? वाचस्पति, ठीक है ना। तो वाच इट साथ में। अब आया 16वीं शताब्दी की। कितने आचार्य? तो 16वीं शताब्दी में दो, टोडरमल और भावप्रकाश। कौन कौन? देखो बोली, 16वीं शताब्दी में शिवदास सेन तो एक ही है ना। 15वीं शताब्दी में एक ही आचार्य, कौन सा? याद नहीं करना है, क्या याद करना है? 15वीं शताब्दी में कौन है अकेला? शिवदास, उसी का राज, ठीक है। तो इसलिए 16वीं शताब्दी में कौन था? टोडरानंद और भाव प्रकाश। तो टोडर के कितने भाव? टोडर के 16 भाव। कितने भाव? हम्म, ये हो गया। अब आया दो और बचे 17वीं सेंचुरी। तो 17वीं सेंचुरी में कितने आचार्य? तीन। देखो भली, तीन है ना। नरसिंह कविराज, त्रिमल और लोलिता, लोलिमराज। तो लिखा त्रिमल ने किसको देखकर? लोलिता। त्रिमल ने लोलिता को देखकर क्या किया? 17 कविताएं गाई। याद रहेगा। त्रिमल ने लोलिता को देखकर 17 कविताएं गाई। मतलब क्या होता है? कविता का मतलब क्या है यहाँ पर? कविराज, नरसिंह कविराज। कौन? नरसिंह कविराज, याद रखना है। तो त्रिमल ने लोलिता को देखकर 17 कविताएं गाई। ये हो गया 17वीं शताब्दी। अब लास्ट कौन सा बचा? 20वीं शताब्दी। कितना आचार्य? तीन। कौन कौन से? योगींद्रनाथ सेन, ज्योतिष चंद्र सरस्वती और हारायण चंद्र। कौन कौन? बोलो। योगींद्रनाथ सेन, ज्योतिष चंद्र सरस्वती और हारायण चंद्र। तो योगी ज्योति से कितनी बार हारे? 20 बार हारे। याद रहेगा। योगी ज्योति से 20 बार हारे। हारे मतलब हारायण चंद्र, याद रहेगा। हारे मतलब हारायण चंद्र। तो ये टीकाओं के काल याद हो गए सबको। कल क्लास लेनी है? बोलो यस और नो, या छुट्टी रखनी है? प्रायोरिटी से डिसाइड किया जाएगा। चलो, आज इतना पढ़ लिया, इतना याद करना है, ठीक है। और पढ़ाऊं क्या? या इतना ही? और बहुत है? चलो ठीक है, कल करते हैं, ठीक है। मतलब परसों करते हैं, कल छुट्टी है। आज इतना ही करते हैं। ये पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। 2 पेज हुए हैं, आप सोचो पूरे सवा घंटे में। मैंने दो दो तीन तीन बार हर चीज बोली आपको, तो आपको इसको करना है, ठीक है।